नमस्कार दोस्तों। क्या $1 $1 के बराबर हो सकता है? अगर हो जाएगा तो हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी $1 का वैल्यू इंडियन रुपीस में 81 रुपया के बराबर होता है। तो चलिए इस डॉलर के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम ये पता करेंगे कि कोई देश का रुपये का वैल्यू ज़्यादा और किसी देश का रुपये का वैल्यू कम क्यों होता है। तो इसमें दो देशों के बीच एक्सचेंज रेट होता है। एक्सचेंज रेट बेसिकल 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं। पहला फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और तीसरा मैनेज एक्सचेंज रेट होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? इसमें फिक्स एक्सचेंज रेट में सरकार तय करती है कि इसका कन्वर्जन रेट क्या होगा। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ये होता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर ये एक्सचेंज रेट बदलते रहता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को समझते हैं। जैसे कि 2 लैंड है, एक लैंड ए और एक लैंड बी है। तो ए लैंड पर लोग आलू और बी लैंड पर लोग प्याज उगाते हैं। तो ए लैंड पर आलू उगाए और बी लैंड पर 100 प्याज उगाए। दोनों की करेंसी, ए लैंड वाले को आलू करेंसी और बी लैंड वाले को प्याज करेंसी है। दोनों की करेंसी सेम हो तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा। अगर 1 साल बाद अगर आलू करेंसी जो है 200 आलू उपजाया और ये 100 ही प्याज उपजाया तो इसका 200 यानी कि इसके एक प्याज से ये 2 गुना हो गया, यानी कि आलू 2 गुना रेट का हो। अगर ये 2 प्याज देगा तो इसको हम 1 आलू के बराबर कर देंगे, यानी कि 1 आलू बराबर 2 प्याज के बराबर हो जाएगा। ये होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब तीसरा होता है मैनेज एक्सचेंज रेट। 5 से 10% ही घटता बढ़ता है। 1970 से पहले फिक्स एक्सचेंज रेट ही था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय $1 बराबर 1 रुपये था। जी हाँ, आप सही सुने, $1 बराबर 1 रुपये था। तब उसके बाद देश की डेवलपमेंट करना था तो उसमें पैसा लगा और अदर कंट्री से भी लोन लेने के कारण करेंसी रेट था, जो रुपये का करेंसी रेट था वो घट गया, नीचे चला आया। 1960 और 1970 के बीच जंग लड़ी गई। फिर से लोन दूसरे देश से लिया गया और देश फिर कर्जे में डूब गया। 1990 में $1 का वैल्यू 17.50 रुपया के बराबर हो गया। अब हम जानेंगे कि क्या होगा अगर $1 1 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो अगर फॉरेन कंट्री में आप लोग घूमने जाते हैं तो लाखों रुपया के खर्चा होता है। उसमें लाखों रुपया का खर्चा ना होकर $1 बराबर 1 रुपया हो जाएगा तो हजारों में ही काम हो जाएगा। अगर कोई लड़का या कोई स्टूडेंट इंडिया से फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाता है तो उसको मतलब कि 1 रुपया का 10 रुपया देना पड़ता है, तो 1 रुपया का 1 रुपया देना ही पड़ेगा। अगर फॉरेन कंट्री इंडिया में आना चाहता हो, इंडिया में कुछ कंपनी कोई चीज़ का कंपनी बनाना चाहता हो तो वो यहाँ पे बना सकता है, सस्ता उसे बनाने में पड़ेगा। अगर कोई सामान किनना हो, जैसे कि मान लीजिए आईफोन किनना हो, तो यहाँ पे आईफोन का प्राइस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। लेकिन अगर $1 1 रुपया के बराबर हो जाएगा तो आईफोन 6000 या 7000 के में पड़ जाएगा। इसी से डिफाइंड होता है कि करेंसी की रुपये $1 बराबर 81 रुपया है तो कैसे हुआ, यही अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करता है। अब हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग रुपीज़ और वीक रुपीज़। तो वीक रुपीज़, कुछ देश वीक रुपीज़ में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई देश अपना सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देश को भेजता है, तो वीक रुपी ही अपना देश में रखना चाहता है। क्योंकि अगर आपका देश का वीक रुपी रहे, अगर अगला देश का एक स्ट्रॉन्ग रुपी रहे तो उस देश को आपके देश से सामान किनने में सस्ता पड़ेगा, इसीलिए लोग किन सकते हैं। तो अगर आपका वीक रुपीज़ यानी कि वीक रुपीज़ रहे तो अदर देश आपसे इंपोर्ट कर सकते हैं, आपसे सामान किन सकते हैं। तो इसीलिए जैसे कि चाइना जो है एक वीक रुपीज़ है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है और यहाँ से अदर देश यानी कि फॉरेन कंट्री में भी एक्सपोर्ट करता है सामान को। इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री वह होना चाहता है जिसका करेंसी स्ट्रॉन्ग होता है। इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री वो होता है जो दूसरे देश से अपने देश में सामान किन के लाता है, तो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री उसे कहा जाता है जिसका करेंसी स्ट्रॉन्ग हो। जैसे कि अगर कोई देश फॉरेन कंट्री से पेट्रोल, डीजल ये सब लाता है तो इंपोर्ट करता है, दूसरे देश से कोई भी चीज़ अपने देश में लाता हो तो इसे इंपोर्ट करना कहते हैं। इंडिया भी एक इंपोर्ट कंट्री है।